हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा कर रहे थे कि सर्वोच्च न्यायालय जो है भारत का है वो संविधान के अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो 124 से लेकर 147 तक जो अनुच्छेद है भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी न्यायपालिका से संबंधित इनका प्रावधान है वो किया गया है। हमने 124 से लेकर 130 तक अनुच्छेद है उसके बारे में चर्चा की है कि अनुच्छेद 124 क्या कहता है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। भारत का क्या होगा, एक सुप्रीम कोर्ट होगा। इसके साथ ही मैंने बताया था कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के सीजे की नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसको नियुक्त करने के लिए क्या है, वरिष्ठतम सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, अन्य जज होते हैं 2 और जो लॉ एक्सपर्ट होते हैं वो सदस्यों के द्वारा एक कमेटी गठित होती है। इन कमेटी के आधार पर नाम राष्ट्रपति को भेजे जाते हैं कि इन व्यक्तियों को आप क्या सुप्रीम कोर्ट का सीजे नियुक्त कर सकते हैं। उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति के द्वारा सीजे, राष्ट्रपति जो है वो सीजे नियुक्त करता है। नियुक्ति किसके द्वारा, राष्ट्रपति। त्यागपत्र की अगर बात करते हैं कि सीजे ऑफ इंडिया त्यागपत्र किसे देता है तो राष्ट्रपति को ही देता है। न्यूनतम उम्र का कोई प्रावधान नहीं, अधिकतम उम्र जो इनकी है 65 वर्ष रखी गई है। वेतन सीजे ऑफ इंडिया की अगर बात करते हैं 2,80,000 है। अन्य न्यायाधीशों के वेतन की अगर बात करते हैं 2,50,000 रुपये जो वेतन है निर्धारित किया गया है। अगर बात करते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सर्वप्रथम भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान रखा गया था। इसकी अगर बात करते हैं 1+3 सदस्य थे। उस समय भारत का सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस इंडिया ऑफ कौन रखा गया था, एलिजा एम्परे थी। इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आता है। इसके तहत की अगर बात करते हैं इसमें मॉरिस रॉय को सीजे ऑफ इंडिया रखा गया था। 1950 का जो भारत शासन अधिनियम है इसमें एक मुख्य और 7 अन्य न्यायाधीश कर दिए गए थे। इसकी अगर बात करते हैं तो इस समय भारत का सीजे ऑफ इंडिया कौन रखा गया था कि भारत का मुख्य जो न्यायाधीश था वो किसे चुना गया था, अल जे कानिया, हीरालाल जे कानिया को क्या उस समय भारत का न्यायाधीश बनाया गया था। वर्तमान 2023 की अगर बात करते हैं तो वाई बी चंद्रचूड़ है, ये 50वें न्यायाधीश के रूप में क्या सीजे के रूप में क्या वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। 2022 में इन्होंने पद ग्रहण किया था और वर्तमान में अपने पद पर है। देखते हैं कितने समय तक ये कार्य पर रहते हैं और अगले फिर राष्ट्र जो न्यायाधीश है उसका राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदन किया जाएगा। तो इस आधार पर ये क्या कार्य करते हैं। इनको पद से हटाने की अगर हम बात की थी तो साबित या तो कदाचार हो जाए, इनके ऊपर किसी मामले पर इन्होंने कदाचार किया हो। दूसरा ये क्या है, शारीरिक असमता रखते हो, यानी इनका शरीर कार्य करने का क्या काम नहीं करता हो। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में पहलकर्ता आ सकते हैं। लोकसभा में जब पहलकर्ता यानी इनको हटाने के लिए जो प्रस्ताव लाने वाले व्यक्ति हैं, जब लोकसभा में इनके द्वारा प्रस्ताव लाया जाएगा तो 100 सदस्य होंगे। जब राज्यसभा में जाएंगे तो 50 सदस्य होंगे। जब राज्यसभा या लोकसभा किसी सदन में प्रस्ताव जाता है तो उससे अगले सदन में जाने से पहले संबंधित न्यायाधीश को 14 दिन पर सूचना दे दी जाती है कि आपके ऊपर यह मामला आया है, आपको हटाने के लिए प्रस्ताव आया गया है, तो आप अपने लिए कुछ पैरवी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। 14 दिन पहले सूचना दे दी जाती है। संबंधित किसी भी सदन के द्वारा यदि 2/3 बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो यह मामला अगले सदन में जाता है। यदि अगला सदन भी क्या है इसको 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो संबंधित मामला राष्ट्रपति के पास जाता है। यदि राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है तो उस व्यक्ति को पद से हटाया जाता है। सीजे ऑफ इंडिया को पद से हटाया जा सकता है। पेटी दिनाकरन है, इनके ऊपर लाया गया था। सौमित्र सेन है, इनके ऊपर लाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, इनके ऊपर कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। सौमित्र सेन इनके ऊपर लाया था। इन्होंने क्या है अपनी जो भूमि थी वो क्या है अपन नाम कर ली थी किसी ठीक है प्रकार से। आदिवासियों का क्षेत्र था उनके बारे में अगर बात करते हैं तो वहां पर है इनके ऊपर क्या है ये लाए गए थे। लेकिन इनको आज तक क्या पद से इस आधार पर आज तक किसी भी व्यक्ति को अपने पद से हटाया नहीं गया है। इसके बारे में हमने चर्चा की। अब 125 में आए थे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन है वो 2,80,000 है, अन्य के 2,50,000 है। 126 की अगर बात करते हैं कि जो कर्तव्यों का है कार्यकारी अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। कार्यकारी सुबेकात है, कोई क्या है सुबेकात सह नाम का कोई भी व्यक्ति आपका रिलेशन का है वो आपसे मिलना चाहता है। एक इमेज कर लीजिए, ठीक है, मिलना नहीं चाहता आप सोच रहे हैं क्यों करें, एक इमेजिनेशन करिए। जिस प्रकार मैथ वाले स्टूडेंट मानते हैं कि मान लीजिए कि सह व्यक्ति केवल मानना है, ठीक है, वास्तविक तो नहीं मिलना चाहता है। सभी को है कि वास्तविक नहीं मिलना चाहता, लेकिन आप मान लीजिए कि सह व्यक्ति है वो सुबेकात से मिलना है, ठीक है। सह क्या है, सुबेकात से मिलना है। तो सह से क्या सुप्रीम कोर्ट है, सुबेकात की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट है 124 है। 125 वेतन है। 126 में हमने क्या किया था कि इनके कर्तव्यों में कार्यकारी अन्य न्यायाधीश है। 127 की अगर बात की थी तदर्थ न्यायाधीश है, तदर्थ या एडोक न्यायाधीश है। 128 की बात करें सुबेकात से अगर बात करते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। से मिलना सुबेकात से
मिलना है, अभी मिलना है, सुबह का से अभी मिलना है, अभी है, कोई ज़्यादा हो रहा है तो अभी मिलना है, अभी से क्या, अभी को अभी इसमें डालिए कि अभी मिलना है, अभी मान के रिकॉर्ड क्षेत्राधिकार या अभिलेख क्षेत्राधिकार है, मिलना को साइलेंट रखिए, सह से फिर क्या करिए, सुप्रीम कोर्ट का स्थान है। यहाँ तक हमने केस के बारे में चर्चा की थी कि संविधान की अगर बात करते हैं उसमें सर्वोच्च न्यायालय के लिए ये क्या है, अनुच्छेद है रखी गई है। अब हम इसके आगे चलते हैं 131 से, संविधान का अनुच्छेद 131 है, उसमें इसके बारे में प्रावधान किया गया है। संविधान का अनुच्छेद 131 है, इसमें क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार है, प्रारंभिक या अपीलीय क्षेत्राधिकार है, यानी किन किन मामलों को लेकर हम केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में क्या है, इसका जो सुनवाई है वो कराएंगे। ठीक है, प्रारंभिक क्या क्या कहलाता है, आरंभिक क्षेत्राधिकार है। इसमें हमसे 131 क्या कहता है, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है। प्रारंभिक क्या क्या है, मूल क्षेत्राधिकार, यानी जिन मामलों को लेकर हम केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे वो मामले हैं उस संविधान के अनुच्छेद 131 में दिए गए हैं, यानी इन मामलों की सुनवाई केवल और केवल क्या सुप्रीम कोर्ट करेगा, यानी इसकी सुनवाई केवल और केवल क्या सर्वोच्च न्यायालय में होगी। ऐसे मामले हैं उन्हें आरंभिक क्षेत्राधिकार या मूल क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। आरंभिक क्या क्या कहलाते हैं, मूल क्षेत्राधिकार है। ऐसे जो मामले होते हैं या तो हो गए केंद्र सरकार से संबंधित होंगे, या तो केंद्र सरकार से संबंधित होंगे, या केंद्र व राज्य के मामले होंगे, या दो राज्यों के मध्य का कोई विवाद होगा तो ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। सामान्य जो श्रेणी के मामले होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती हैं। अगर निम्नतम जो न्यायालय है उन फैसलों उन मामलों में सुनवाई कर चुका है, कोई जो मामले हैं उन मामलों में क्या सुनवाई कर सका है, ठीक है, न्यूनतम यानी निम्नतम जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट तो उच्चतम है, इससे न्यूनतम जो संबंधित किसी भी राज्य का हाई कोर्ट है उसने किसी मामले को लेकर डिसीजन दे दिया है, लेकिन संबंधित जो व्यक्ति है वो उस मामले की पैरवी से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसे में वो मामला संबंधित व्यक्ति है सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएगा। लेकिन ये जो मामले हैं ये केवल और केवल क्या सुप्रीम कोर्ट में, सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। दो कौन से आते हैं, या तो क्या केंद्र के मध्य, दिल्ली के मध्य कोई विवाद हो रहा है, केंद्र आपस में कोई विवाद हो गया तो वो मामले सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। केंद्र व राज्य है, जैसे अगर बात करते हैं दिल्ली व राजस्थान के मध्य कोई डिस्प्यूट हो गया है तो उसकी सुनवाई कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करेगा। दो राज्यों के मध्य है, राजस्थान है, पंजाब है या हरियाणा, कोई भी जो राज्य है, दो राज्यों के मध्य डिस्प्यूट हो गया, केंद्र इसमें हस्तक्षेप की बात करता है तो सुप्रीम कोर्ट के मामला जाता है। तो इनकी सुनवाई केवल और केवल क्या है, सुप्रीम कोर्ट में की जाती है। ये कौन से आते हैं, आरंभिक क्षेत्राधिकार कहलाते हैं। आरंभिक या इसे दूसरा मूल क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। आरंभिक क्या क्या कहलाते हैं, मूल क्षेत्राधिकार है। समझ में आया। 131 क्या कहता है कि ऐसे मामले जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा। अब हम इसके बाद में चलते हैं, अपील होती है, किसी भी सामान्य जनता के द्वारा सुप्रीम कोर्ट से अपील की जाती है। अपील क्या स्वैच्छिक होती है, अपनी की इच्छा अनुसार क्या हम अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले को लेकर। उन अपीलों के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये क्या है, चार जो क्षेत्राधिकार हैं वो क्या कहलाएंगे, अपीलीय क्षेत्राधिकार। वैसे तो अगर अनुच्छेदों को एक साथ आप पढ़ोगे तो याद नहीं होंगे। 124 से 130 तक सुबेकार से अभी मिलना, सह सुबेकार से मिलना, 131 आरंभिक क्षेत्राधिकार से याद हो जाएगा। इसके बाद अपीलीय क्षेत्राधिकार है। तो चार क्षेत्राधिकार ऐसे हैं जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अपीलीय क्षेत्राधिकार है कौन से आते हैं, 132 है, अनुच्छेद 133 है। तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है ये, इसमें क्या है, हम सुप्रीम कोर्ट से क्या है किसी भी मामले को लेकर क्या है अपील कर सकते हैं। कोई भी जो मुद्दा होता है तो उससे क्या संबंधित अपील कर सकते हैं। इसमें अनुच्छेद 132 आता है, 133 आता है, 134 और क्या 136 आता है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 132 है, 133 है, अनुच्छेद 134 है और अनुच्छेद 136 है। ये क्या है, अपीलीय क्षेत्राधिकार। ये तो आपको कैसे याद रह जाएंगे, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार के रूप में याद दे सकते हैं। 132, 33, 34 और 36 है, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के रूप में याद रहते हैं। एक अनुच्छेद 137 आता है, अनुच्छेद क्या है 37 आता है, 137 है, तो उसको अलग से याद करते हैं। अनुच्छेद क्या है 132, 33, 34, 35, इसमें बीच में 35 रह गया, पहले 35 के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला बात करते हैं कि 132 में क्या दिया गया। इसमें दिया गया संवैधानिक क्षेत्राधिकार है। ठीक है, इसमें संविधान से संबंधित कोई जो मामला होगा उसकी व्याख्या से संबंधित कोई मुद्दा आएगा तो ये इसमें आते हैं संवैधानिक क्षेत्राधिकार, यानी अपने को संविधान से संबंधित कोई जो मामला है, हम सामान्य जन है
अपने द्वारा संविधान के जो अनुच्छेद है किसी भी मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से हम अपील कर सकते हैं कि इसमें आप संशोधन कीजिए। तो संविधान से संबंधित जो मामले हैं उस संविधान के अनुच्छेद 132 में दिए गए हैं। इसकी बात की बात करते हैं दीवानी है, यानी कानूनी जो मामले हैं वो कौन से में आते हैं, दीवानी मामले। कानून से संबंधित है, कानून के जो मामले होते हैं, कानून जो जानते हैं वकील होते हैं, उनसे संबंधित जो ज्यादातर जो मामले होते हैं वो किस में आते हैं, दीवानी में आते हैं। कानून से संबंधित जो मामले होते हैं वो किस में आते हैं, दीवानी में आते हैं। 134 की अगर बात करते हैं, मृत्यु दंड है, किसी भी व्यक्ति को मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उसमें समाधान की शक्ति है, उससे संबंधित कोई बातचीत करनी है, वो किस में आते हैं, 134 में आते हैं। मृत्यु दंड संबंधित जो मामले हैं वो 134 में आते हैं। इसके अलावा 136 की अगर बात करते हैं कि सैनिक कार्यवाही है, सैनिक कार्यवाही को छोड़कर अन्य जो विशिष्ट मामले हैं वो किस में आते हैं, 136 में आते हैं। तो सैनिक कार्यवाही है, सैनिक कार्यवाही वैसे तो इसमें आते हैं, लेकिन सैनिक कार्यवाही के अलावा, सैनिक कार्यवाही में हम पिटीशन दायर नहीं कर सकते हैं। वो सेना और सुप्रीम कोर्ट आपस में वार्तालाप करते हैं, सामान्य जन है वो सेना के बीच में कोई भी क्या टांग नहीं डाल सकती है। तो सैनिक कार्यवाही के अलावा अन्य जो विशिष्ट मुद्दे हैं, उनमें सुनवाई कर सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट है, इसका संविधान का अनुच्छेद 136 है, इसमें सैनिक जो कार्यवाही है वो तो सुप्रीम कोर्ट और सेना के मध्य की जाएगी, 136 में दिया गया। इसके अलावा अन्य कोई अगर मुद्दा आ जाता है तो उससे संबंधित हम क्या अपील कर सकते हैं। ये हमारी अपीलें चल रही हैं कि संविधान में किसी चीज को सामान्य जनता को पसंद नहीं आ रही है तो वो अपील कर सकती है कि इसमें आप संशोधन करें। कोई भी दीवानी यानी कानूनी मामला है, ज्यादा जनता को ज्यादा हस्तक्षेप हो रहा है तो इसमें बदलाव के लिए अपील कर सकती है। तीसरा 134 है, मृत्युदंड का जो मामला है, किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया तो इसमें कारावास में कमी कर सकती है, बढ़ोतरी कर सकती है, इसके बाद में लिख सकती है। तो इसमें क्या है, लिख सकती हैं कि आप इसमें क्या करें। कई बार होता है किसी को बच्चा होने वाला हो, किसी को घर पे कोई तकलीफ हो और हो, तो वो क्या है मृत्युदंड दिया गया है तो उसमें क्या है कह सकते हैं कि आप इसे मृत्युदंड नहीं दें, इनके घर में बहुत ज्यादा तकलीफ है तो किसी कारण से क्या है सुप्रीम कोर्ट है उसमें सुनवाई कर सकती है, इसलिए हम अपील कर सकते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, क्या ले माफ करे न करे, उसमें परिवर्तन करे न करे, तो अपने द्वारा अपील की जा सकती है। 136 क्या कहते हैं, सैनिक कार्रवाई के अलावा क्या है अन्य विशिष्ट मुद्दों उनमें सुनवाई का अधिकार है वो किसमें दिया गया, 136 में। तो सैनिक मामले उसमें तो नहीं कर सकते। इसमें क्या था, विशिष्ट कोई मामला है, विशिष्ट कोई मुद्दा है, उसमें क्या सुनवाई की जाएगी। जैसे आपको सभी को विधिवत ज्ञात कि नवंबर 2008 26 नवंबर 2008 को होटल ताज पर हमला हुआ था। सभी जानते हैं होटल ताज मुंबई में, होटल ताज पर हमला हुआ था 2008 में, बहुत से लोग मारे गए थे। उसको कौन सा कसाब था उससे संबंधित था मुद्दा था, तो उनको क्या है बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था। तो उसमें क्या है इंस्ट्रूमेंट लगे थे। अगर हम बात करते हैं कोई भी होटल होता है, 5 स्टार होटल था ये, बहुत ही शानदार होटल, लग्जरी होटल है, बड़े बड़े लोग जाते हैं, अपने सामान्य जन अपने नहीं जा सकते, जिनकी तनख्वाहें 1 से 1.5 लाख रुपए तक होती है, वो इन होटलों में ही खाना खाते हैं, यहीं पर क्या है 1-2 दिन क्या है बिताते हैं, रहते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन इसकी 5 स्टार की अगर बात करते हैं तो 5 स्टार में पर रूम के हिसाब से किराया ज्यादा होता है। तो उन्होंने क्या लग्जरी रूप से व्यवस्थाएं कर रखी थी, इस होटल की क्या लग्जरी व्यवस्थाएं कर रखी थी हर क्षेत्र में। तो यहाँ पर क्या है वो आए थे, आतंकवादी आए थे, आतंकवादियों ने क्या है इसका गेट बंद कर दिया था। एंट्री करने के बाद गेट बंद कर देते हैं और धूमधाम से क्या है गोलियां चलाते हैं, धूमधाम से क्या है गोलियां चलाई गई थी। होटल ताज की जो जितनी भी लग्जरी आइटम थी, एसी थी और भी अन्य जो शीशे थे, विंडोनुमा संरचना थी और इटालियन जो मार्बल था, विभिन्न प्रकार के महंगे चीजें, 5 स्टार में क्या महंगी चीजें चढ़ती क्या चीजें होती हैं, तो उनकी गोलियां जब चलाई गई थी तो होटल ताज था उसका नुकसान हुआ। होटल ताज के फर्नीचर है, अन्य जो इंस्ट्रूमेंट है, सारे कैमरे हैं वो सारे तोड़ दिए गए थे, सारे महंगी चीजें वो तोड़ दी गई, क्योंकि प्रत्येक कमरे को व्यक्ति को उन्होंने क्या है जो इनकी ये जो मेन पोर्शन था, होटल का मेन जो पोर्शन था वहां पर लाया गया था और हाथ करके खड़ाया गया था। जिस कमरे में मिले वहां गोलियां चलाई गई थी, तो प्रत्येक कमरे में क्या नुकसान हुआ था। तो इस होटल के द्वारा क्या है, इस होटल के जो मालिक थे इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। मुद्दा क्या था कि इस होटल ने बीमा जो कंपनी थी, टाटा फाइनेंस कंपनी, टाटा सबसे बड़ी कंपनी की बात करते हैं, फाइनेंस की कंपनी की श्रेणी की बात करते हैं, तो टाटा कंपनी से इन्होंने क्या फाइनेंस करवाया। कोई भी व्यक्ति है, कोई भी अगर वो वाहन लेता है, कोई जमीन लेता है, किसी भी प्रकार का जो है नया कार्य करता है तो वो व्यक्ति क्या है फाइनेंस करवाता है। किसी भी चीज को लेकर सामान्य छोटा हो चाहे बड़ा वो फाइनेंस करवाते हैं। तो होटल ताज वालों ने फाइनेंस करवाया था, कंपनी से क्या फाइनेंस करवाया था 27,000 करोड़ रुपए का इन्होंने क्या है होटल ताज का जो क्या है फाइनेंस
करवाया था कि हमें अगर भविष्य फाइनेंस क्या होता है, अगर भविष्य में किसी भी प्रकार का आपको नुकसान होता है तो कंपनी इसकी क्या पूर्ति करेगी, किसी भी चीज को लेकर क्या पूर्ति है वो कंपनी की जिम्मेवारी होती है। ठीक है, तो 2700 करोड़ का जो था, 2700 करोड़ का जो इन्होंने क्या बीमा करवाया हुआ था कंपनी से, कौन सी थी, टाटा कंपनी है, 27,000 करोड़ रुपए का, 27,000 करोड़ रुपए का क्या इन्होंने फाइनेंस करवाया हुआ था। तो ये आए थे आतंकवादी थे, गोलियां चलाई थी इनके द्वारा की अगर हम बात करते हैं तो इन्होंने नुकसान किया था 6,000 करोड़ रुपए का इनका नुकसान किया था। आतंकवादी कुल नुकसान की बात करते हैं 6,000 करोड़ रुपए का क्या है इन्होंने नुकसान हुआ था। क्यों, उधर से आतंकवादी आए थे, बाद में पुलिस वाले आए थे, पुलिस वालों ने घेर लिया था और आतंकवादी को मार के रहा था। तो 6,000 पुलिस वालों और आतंकवादियों दोनों को मिलाकर इस होटल का 6,000 करोड़ रुपए का क्या है नुकसान हो गया था। तो इसकी भरपाई के लिए संबंधित जो व्यक्ति थे, कंपनी के जो मालिक थे, उस होटल के जो मालिक थे, वो जाते हैं फाइनेंस कंपनी के बाद में क्या इतना नुकसान आप इसकी भरपाई करें। तो कंपनी वाले हैं चालाक होते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हम इतनी भरपाई नहीं करेंगे, हम तो केवल क्या है जो बॉन्ड लिखा हुआ है आपके, हमने जब आपको लोन दिया था, फाइनेंस किया था, उसमें हमने लिखा था कि आंतरिक मामलों से संबंधित कोई भी नुकसान होता है उसकी भरपाई करेंगे। तो उन्होंने क्या है इसको दो भागों में बांट दिया। एक तो क्या पुलिस से नुकसान है, पुलिस से इन्होंने क्या 45,000 करोड़ रुपए का 4500 करोड़ रुपए का नुकसान होना था। कुल 6,000 करोड़ का नुकसान होता, इन्होंने कहा था 4500 करोड़ रुपए का नुकसान तो क्या है पुलिस वालों ने किया है। ठीक है, और 1500 करोड़ का क्या आतंकवादी ने किया है। आतंकवादी कितने हैं, आतंकवादी की बात करते हैं तो इन्होंने कितना है 1500 करोड़ का नुकसान किया है। तो ताज में क्या है आतंकवादी को जवाब केवल 1500 करोड़ का नुकसान हुआ है, तो हम केवल इसकी भरपाई करेंगे, केवल 1500 करोड़ की भरपाई करेंगे। हम 2700 करोड़ है वो आपको नहीं देंगे, न हम आपको 6,000 करोड़ रुपए देंगे, हम तो केवल आतंकियों के द्वारा जो नुकसान है उसकी भरपाई करेंगे। तो इसके जो मालिक थे उन्होंने क्या है सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी। ये कौन सी संविधान के अनुच्छेद 136 में पढ़ने थे, ये विशिष्ट मामला था, मुद्दा गरमाया हुआ था, ज्यादा बेसों था, तो इसलिए विशिष्ट आ जाता है। इस प्रकार कोई भी जो विशिष्ट मामला हो, समझाने के लिए आपको बताया है कि इस प्रकार कोई भी विशिष्ट मामला हो सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जा सकता है। 131 प्रांत में क्या मूल क्षेत्राधिकार है, 132 संविधान से संबंधित कोई भी मामला है उसके लिए अपील कर सकते हैं। 133 की बात करते हैं दीवानी मामले यानी कानून दाव पेच है। 134 मृत्यु से संबंधित है और 136 क्या कहता है सैनिक कार्रवाई को छोड़कर अन्य जो विशिष्ट मुद्दे हैं इसमें क्या इसका प्रावधान है वो किया गया है। ठीक है, अब क्या है 135 रह गया। 135 क्या कहते हैं संघीय है, संघ होता है संघीय जो न्यायपालिका है। ठीक है, संघ का क्षेत्र होता है, संघ संसद है। संघीय न्यायालय की सारी जो शक्तियां होती है वो किसके पास होती है, सुप्रीम कोर्ट के पास। संघ की न्यायपालिका की सारी शक्तियां किसमें होती है, सुप्रीम कोर्ट है। कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी, संघीय न्यायालय की सारी शक्तियां संघीय जो न्यायालय है यानी संघ का जो न्यायालय है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, इसकी सारी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट अपने पास ही रखता है। ये संविधान के अनुच्छेद 135 में विवरण किया गया है कि संघ की समस्त जो शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट अपने अधीन में रखता है। ये कौन से संविधान के अनुच्छेद की बात करते हैं तो ये हमारा संविधान का जो अनुच्छेद है 135 है, उसमें इसके बारे में चर्चा की गई है कि संघ की जो समस्त शक्तियां होती है, संघीय जो न्यायपालिका है, संघ का जो न्यायपालिका है उसकी सारी जो शक्तियां हैं वो सुप्रीम कोर्ट अपने अधीन रखेगा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम अनुच्छेद 127 पर चलते हैं। अनुच्छेद 127 नहीं 137 पर चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 137 है, इसमें बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या अपने द्वारा जो नियम कानून बनाए गए हैं उसमें विस्तार कर सकती है। तो संविधान का अनुच्छेद 137 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट है उसने किसी भी मामले को लेकर के निर्णय दिया है तो उसमें परिवर्तन कर सकती है। तो अनुच्छेद 137 क्या कहता है, अनुच्छेद 137 है न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन हमने पढ़ा था, मौलिक अधिकार में था। 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य था। 1960 में बेरुवारी बात था। तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन कर रही थी, प्रस्तावना में संशोधन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो ये क्या है कौन सी में दिया गया, अनुच्छेद 137 में दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने द्वारा दिए गए पहले जो निर्णय है उनमें संशोधन कर सकती है, उनमें परिवर्तन कर सकती है। तो संविधान का अनुच्छेद 137 क्या कहता है, न्यायिक पुनरावलोकन है। कौन सा आता है, न्यायिक पुनरावलोकन है। ठीक है, इसके अलावा फिर बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं क्या वह अपने, सुप्रीम कोर्ट है वह अपने क्या है अधिकार है कार्य क्षेत्र में वृद्धि कर सकती है।
तो ऐसा नहीं है, संसद द्वारा जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। संविधान का अनुच्छेद 100 क्या कहता है, 38 कहता है, अनुच्छेद 138 क्या कहता है कि संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो अधिकार क्षेत्र है, कार्य करने की जो शक्तियां हैं, उनमें क्या है, वृद्धि कर सकता है। संसद है, ऐसा कर सकता है, संसद के पास इसका क्या अधिकार है, वो इसके द्वारा क्या है, कर सकता है। अनुच्छेद 139 क्या कहता है, रिट अधिकारिता। संसद की अगर बात करते हैं तो इसके द्वारा क्या है, सुप्रीम कोर्ट है, उसमें रिट की अधिकारिता है। संसद उच्चतम न्यायालय की क्या है, रिट जो जारी करने की शक्तियां हैं, उनमें वृद्धि कर सकता है। तो अनुच्छेद 139 क्या कहता है, संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रिट अधिकारिता शक्ति में वृद्धि है। अनुच्छेद 139 संसद के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के रिट जारी करने की शक्ति में वृद्धि, यानी सुप्रीम कोर्ट है जो रिट जारी करती है, उसकी संसद जो है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है, यानी शक्तियां, उसका क्या है, बढ़ा सकती है। अनुच्छेद 139 कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 139 कहता है, ठीक है। इसके बाद की बात करते हैं, अनुच्छेद 140 क्या कहता है, सहायक शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट है, उससे संबंधित किसी भी मामले को लेकर के है, कोई सहायक जो शक्तियां हैं, उसके बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 140 है, ये ज्यादा अनुच्छेद काम में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूँ आपको। अनुच्छेद 140 क्या है, सहायक शक्तियां, इसमें वो थे, और एक है अनुच्छेद 137 है, ये काम का है। बाकी जो ये क्या है, अनुच्छेद काम के नहीं है, तो फिर भी चर्चा कर लेते हैं। तो अनुच्छेद 140 क्या कहता है, सहायक शक्तियां हैं। सुप्रीम कोर्ट है, उसके मामले को लेकर किसी भी प्रकार का उसको क्या है, डिसीजन लेना हो, देना हो, किसी मामले में सुनवाई करना हो, तो उससे संबंधित किसी भी प्रकार से सहायता जो लेता है, उनकी शक्तियों का विवरण है, उस संविधान का अनुच्छेद 140 है, उसमें किया गया है। अनुच्छेद 141 क्या कहता है, उच्चतम न्यायालय के घोषित, अगर बात करते हैं अनुच्छेद 41 से, इसको ध्यान से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राज्य में किसी भी, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई विधि लागू की जाती है, तो वो भारत के सभी राज्यों में, भारत के सभी राज्य और राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में लागू होती है। ये भी क्या है, काम का है। तो अनुच्छेद 141 क्या कहता है, यदि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई विधि या कानून, जारी किया जाता है, तो यह भारत के संपूर्ण राज्य और राज्य क्षेत्र के अंदर जो भी न्यायालय है, उनके ऊपर लागू होंगे। 141 में क्या, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कानून लागू करता है तो संबंधित जो भारत है और उसके राज्य क्षेत्र, अधीन जो राज्य क्षेत्र है, उसके सभी न्यायालयों पर क्या है, लागू होते हैं। 141 है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जो है 142 क्या कहता है, आदेशों में परिवर्तन कर सकती है। वही है, न्यायिक पुनरावलोकन की बात करते हैं तो उसका सेम है। 142 क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय है, आदेशों का परिवर्तन कर सकती है, यानी न्यायिक पुनरावलोकन की बात यहीं पर करता है। 142 है, सुप्रीम कोर्ट आदेशों में परिवर्तन कर सकती है, यानी अपने द्वारा कोई भी जो आदेश दिए गए सुप्रीम कोर्ट है, उनमें क्या परिवर्तन कर सकती है। इस संविधान का अनुच्छेद 142 है, इसमें क्या है, इसके बारे में चर्चा की गई है। 143 की अगर बात करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 की बात करते हैं, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, यानी सुप्रीम कोर्ट है और राष्ट्रपति अगर किसी मामले से संबंधित सुप्रीम कोर्ट से कोई परामर्श लेना चाहे तो सुप्रीम कोर्ट है उसको परामर्श देगा, राष्ट्रपति को संबंधित मामले में परामर्श देगा। यह तो राष्ट्रपति की अंतिम मोहर होगी कि वह जो परामर्श दिया वो लागू करे या ना करे। यानी कोई भी जो मामला है राष्ट्रपति को समझ में नहीं आ रहा है, कानून का उसमें ज्ञान है ज्यादा है, तो वो कहे राष्ट्रपति है, संबंधित सर्वोच्च न्यायालय है, उसके न्यायाधीश को लिखेगा कि इस मामले में मुझे क्या परामर्श दिया जाए कि मैं इसके बारे में क्या डिसीजन दूं। तो सर्वोच्च न्यायालय इसमें अपना परामर्श देता है कि आप इस
मामले में क्या ये राय दे सकते हैं, लेकिन यह मानना बाध्यकारी नहीं है। पूछ लिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को जो परामर्श दिया जाता है क्या वह राष्ट्रपति के द्वारा मानना जरूरी है, आवश्यक है? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। राष्ट्रपति चाहे तो उसे माने, उस निर्णय को, उस डिसीजन को माने। अगर राष्ट्रपति नहीं चाहता है तो उस निर्णय को न माने, उसको कह वैसे ही रख सकता है। तो ये कौन सी मिल गया? 143 में है परामर्शदाता किसी तरह का। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्या है? इंपॉर्टेंट है। 141 का इंपॉर्टेंट है। 141 में 60% है और ये क्या 100% है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 137 हो गया है, 141 है, इनसे क्या है जो 143 है इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि राष्ट्रपति को परामर्शदाता की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में? 143 में है, ठीक है। इसके बाद 144 की हम बात करते हैं। कोई भी न्यायालय सुप्रीम कोर्ट, इसमें अनुच्छेद 144 में क्या विवरण किया गया है कि कोई भी कानून है, अधिकारी है उच्चतम न्यायालय के, कोई भी विधि है, लॉ एक्सपर्ट है, वो उच्चतम न्यायालय के कार्यकारी के रूप में कार्य कर सकता है। कि कोई भी व्यक्ति है न्यायालय के, अगर बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के जो सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। कोई भी व्यक्ति है उसे न्यायालय का ज्ञान है तो वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट के सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। तो 144 है। कोई व्यक्ति जिसे ज्ञान है, कोई व्यक्ति जिसे लॉ का ज्ञान है वह 80 के सुप्रीम कोर्ट के सहायक के रूप में कार्य कर सकता है। ये ज्यादा कोई जरूरी नहीं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर अनुच्छेद पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू रखें, इनमें पढ़े कि कोई व्यक्ति जिसे लॉ ज्ञान है वो इसमें कार्य कर सकता है, ठीक है। 145 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट अपने जो नियम है उनमें विनिमय यानी चेंज है, वही बात बार रिपीट हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट है अपने निर्णय में क्या है? अपने नियम विनियम स्वयं बनाएगा, यानी अपने आप बनाएगा। अनुच्छेद 145 क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय अपने नियम खुद बनाएगा। सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, अपने द्वारा नियम विनिमय की कोई जो बात है वो स्वयं अपने द्वारा बनाता है। ये 145 में लिखा गया है। 140 की बात करते हैं, उच्चतम न्यायालय है, ठीक है। अनुच्छेद 140 की बात करता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति है। सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के अधिकारियों या सेवकों की नियुक्ति है भारत के न्यायाधीश के, ठीक है। भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है उसके द्वारा, अपने द्वारा कोई भी व्यक्ति उसके द्वारा कराई जाती है। कि भारत के न्यायाधीश है, भारत के न्यायाधीश है, न्यायपालिका में अधिकारियों की नियुक्ति है न्यायाधीश द्वारा, जो मुख्य न्यायाधीश है इसके द्वारा की जाती है। वही है प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री अन्य सदस्यों की नियुक्ति है अपने द्वारा करवाया जाता है। इसी प्रकार से 140 की बात करते हैं, न्यायपालिका में के सेवकों व अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है उसके परामर्श के आधार पर क्या है की जाती है। ये संविधान का जो अनुच्छेद 146 में लिखा गया है। अनुच्छेद अगर 147 की बात करते हैं तो इसमें क्या है? निर्वाचन है। अनुच्छेद 147 की बात करते हैं, इसमें क्या आता है? निर्वाचन की, ठीक है। निर्वाचन किस आधार पर किया जाएगा? उसमें कोई मामला आता है तो इसमें क्या संविधान का अनुच्छेद है 147 है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के संबंधित क्या है? प्रावधान किए गए हैं। ये हमारा क्या था? सुप्रीम कोर्ट था जो कंप्लीट होता है। भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय था इसमें मुख्य मुख्य मामले यही थे, ये हमारा कंप्लीट होता है। तो 124 से 130 तक इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 131 अपीलीय क्षेत्राधिकार, कहाँ पर अपील कर सकते हैं? 132, 33, 34 और 36 है, ठीक है। 132, 33, 34 और क्या 36 है, इनके बारे में हमने चर्चा की, ये इसमें आएंगे, ठीक है। ये इसमें देखते हैं संवैधानिक है, दीवानी है, फौजदारी और विशिष्ट मामले हैं। 137 है, 137 न्यायिक पुनरावलोकन यानी अपने द्वारा डिसीजन बन सकता है। 143 क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाएगा। ये इसमें क्या मुख्य बाकी ये अनुच्छेद है, इसमें एक बार देख लेना, ज्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं, इनसे क्वेश्चन बनते नहीं है। लेकिन पीसीएस के एग्जाम में उसमें पूछ दे तो पूछ दे, छोटे एग्जाम में उनसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट अपना इतना ही कंप्लीट होता है। इसके बाद CAG ऑफ इंडिया है, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। भारत का जो मुख्य अगर बात करते हैं वित्त एवं नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। वो छोटा ही थोड़ा सा ही है, उसमें 148 से लेकर 151 तक वो अनुच्छेद कंप्लीट होते हैं। हमारा क्या भारत का जो संविधान है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम फिर राजस्थान में एंट्री करेंगे। तो कल के सेशन में जो क्या भारत का संविधान है वो कंप्लीट हो जाएगा। ज्योग्राफी हमारी कंप्लीट होगी, भारत की ज्योग्राफी कंप्लीट होगी है। अब हम क्या है भारत का संविधान है वो भी कल कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम भारत की बाद में क्या राजस्थान में एंट्री करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना। खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते हुए क्या है एंजॉय करते रहिए। ओके दोस्तों, थैंक यू।